नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय ए कुमार में। यह चैनल यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सिविल सर्विसेज में इतिहास विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए समर्पित है और इस चैनल के माध्यम से हम इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करेंगे और इस समग्र अध्ययन के माध्यम से हम अपने प्रतियोगी बंधुओं के लिए एक विशेष तरह से अध्ययन की व्यवस्था बना रहे हैं ताकि भविष्य में जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट जेआरएफ की हो, इन सभी में वो अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आप लोगों को इस चैनल से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के विषय में हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे और सिंधु सभ्यता के द्वारा जो हमको प्रमाण मिले, जो हमारे देश में, भारत देश में इतनी बड़ी सभ्यता फल फूल रही थी, उसके बारे में और उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग आज एक चर्चा प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि इसका क्रमागत कार्यक्रम कैसे चला, किसके निर्देशन में चला, कहां कहां से शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी सभ्यता को एक और नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। फिर इसके पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि इनके अवशेषों को सबसे पहले किसने देखा, कहां देखा, किस तरह से इसका क्रमागत अध्ययन करने का विद्वानों ने प्रयास किया। इन सारी विषय वस्तुओं की चर्चा हम अपने इसी वीडियो में करेंगे। आप लोग बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे इस नाते कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के जो क्षेत्र थे, इस सभ्यता का जो अधिकतम विस्तार था, वह सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं और जो सिंधु नदी है उसके तटवर्ती प्रदेशों में इसके स्थान उपलब्ध हुए। मतलब ये लोग नदियों के किनारे, इस सभ्यता के लोग अधिकतम नदियों के किनारे बसे थे, इस नाते इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर दूसरा शब्द आता है हड़प्पा। इसे हड़प्पा क्यों कहा गया। इसे हड़प्पा कहा जाने का कारण है कि सबसे पहले इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल था, प्रथम स्थल जो खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि इस सिंधु सभ्यता के अवशेषों को किसने, कब, कैसे देखा और किस तरह से इसका क्रमागत विकास हुआ। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम इसके अवशेषों को देखा था जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स मैसन। समय था सन 1826। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश अधिकारी था
और राजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था लाहौर की तरफ, यह राज दरबार में गया था। राज दरबार में जब यह व्यक्ति पहुंचा तो इसने राज दरबार में अनेक ऐसी वस्तुएं देखी और थोड़ा सा उस क्षेत्र का भ्रमण किया तो अनेक ऐसी वस्तुएं देखी जिन वस्तुओं को देखने के बाद चार्ल्स मैसन विस्मय में पड़ गया। और उसमें जो वस्तुएं थी, कुछ मुहरें थी, कुछ मुखौटे थे, कुछ चित्र बने हुए थे, मिट्टी के खिलौने थे, तमाम ऐसी चीजों को उसने देखा। देखने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी एक धारणा बनाई। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है जिसके माध्यम से इतनी पुरानी चीजें इस राज दरबार में और अन्य स्थानों पर मिल रही हैं। उसने राज दरबार में इस तरह के मुखौटे देखे, पशुओं के मुखौटे देखे, राज दरबार में उसने मुहरें देखी और उन मुहरों के ऊपर एक श्रृंगी बैल, जो आप देखे होंगे एक श्रृंगी बैल, ये इस तरह से एक श्रृंगी बैल, कुछ मृदभांड देखे, इस तरह से बने हुए घड़े देखे, उनके ऊपर कुछ चित्र देखे। इन सारी चीजों को देखने के बाद चार्ल्स मैसन ने इन जानकारियों को इकट्ठा किया और अपने पास सुरक्षित रखा। फिर क्या हुआ, यह जानकारी तो मिल गई चार्ल्स मैसन को। चार्ल्स मैसन वापस आए। एक कौतूहल का विषय बना कि चार्ल्स मैसन ने ऐसी ऐसी जानकारी दी है। फिर उसी क्रम में क्या होता है, एक यात्री था, ब्रिटिश यात्री, जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। क्या नाम था? अलेक्जेंडर बर्न्स। एक और ब्रिटिश यात्री था जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ये एक ब्रिटिश यात्री था। अलेक्जेंडर बर्न्स ने तत्कालीन पाकिस्तान का जो मांटगोमरी जिला था, उस मांटगोमरी जिले में इसने यात्रा की। और जब इसने मांटगोमरी जिले की यात्रा की तो मांटगोमरी जिले में इसे कुछ टीले मिले। हड़प्पा नामक स्थान की इसने यात्रा की, इसे कई टीले मिले। इसने उन टीलों को देखा, उनका अध्ययन करने का प्रयास किया और लोगों को इसके बारे में बताया। तब भी सब लोगों के दिमाग में यह कोई बात नहीं थी कि यहां पर विश्व के इतने प्राचीनतम और इतने बड़ी सभ्यता के अवशेष इन टीलों के अंदर छिपे हैं। इसके विषय में किसी को भी कोई भान नहीं था और ना ही उस समय कोई कल्पना कर रहा था। फिर पुनः एक क्रम और आता है, समय आता है 1853 का, 1853। 1853 में एक ब्रिटिश मांटगोमरी जिले में गया हुआ था। हड़प्पा स्थल पर भी वह गया हुआ था और वहां पर उसे एक मुहर मिली, एक मुहर मिली। और उस मुहर पर एक बैल की आकृति बनी हुई थी जो बिना कुबड़ वाला बैल था। एक बैल की आकृति बनी हुई थी जो बिना कुबड़ वाला था। और उस समय जो है भारतीय पुरातत्व में रुचि रखने के कारण सबसे अधिक कार्य जो देख रहे थे वो कनिंघम थे। तो कनिंघम को जब ये मुहर दी गई, उस व्यक्ति ने दिया 1853 में, तो बिना कुबड़ वाले वृषभ की इस आकृति को देखकर कनिंघम के द्वारा एक छोटी सी भूल हुई और कनिंघम ने इसे क्या कहा, इसे एक विदेशी सील मान लिया। इसे कहा कि व्यापार करते समय आने जाने वाले वस्तुओं को जो सील किया जाता था, पैक किया जाता था, उसके लिए एक उन्होंने मुहर मान लिया। फिर चूंकि कनिंघम पुरातत्व में बहुत ही रुचि रखते थे, इस नाते इन्होंने 2 बार इस स्थान की यात्रा भी की थी। कनिंघम ने एक बार 1853 और एक बार 1872, 2 बार इन्होंने इस हड़प्पा स्थल की यात्रा भी की थी। अब तक कुछ कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा था
लेकिन इसके बाद का जो समय आया, यहां से कुछ ना कुछ शुरू होना, लोगों को कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया। बात है सन 1856 की। कब की बात है? सन 1856 की। 1856 में हमारे देश में गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। 1856 का समय आया, 1856 ईस्वी। इस समय कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे, डाक एवं तार का जन्मदाता माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक काम किया। डाक का मूल रूप से जन्मदाता तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शेरशाह सूरी के जमाने से और उसके पहले से ही डाक व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें विस्तार इन्होंने जरूर किया, लेकिन रेलवे का जन्मदाता तो ये भारत में है ही। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, और वो रेलवे लाइन बिछाने का काम जो किया जा रहा था वह स्थल था ये रेलवे लाइन बिछाने का जो काम था वो चल रहा था लाहौर से कराची तक। कहां चल रहा था? लाहौर से कराची तक। ये यहां से कराची तक, लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और इसकी जिम्मेदारी जो दी गई थी वो दो भाई थे, ब्रंटन बंधु, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन दोनों बंधुओं को ये काम दिया गया था, ब्रंटन बंधुओं को। ब्रंटन बंधुओं को यह कार्य दिया गया था। इनके साथ एक घटना होती है। घटना क्या थी कि जब ये रेल लाइन का काम करवा रहे थे तो रेल की पटरी के नीचे कुछ ठोस वस्तुओं को रखने के लिए वहां जो मजदूर लगाए गए थे, वो मजदूर बगल में कुछ ऐसे टीले थे, उन टीलों की खुदाई कर रहे थे, और उन टीलों से इन्हें पकी हुई ईंटें मिल रही थी। क्या मिल रही थी? पकी हुई ईंटें मिल रही थी। और ये पकी हुई ईंटें जो है मजदूर लाके रेल लाइन में लगा रहे थे। अचानक ब्रंटन बंधुओं का दिमाग ये गया कि यहां पर पकी ईंटें कैसे मिल रही हैं। चूंकि उन लोगों ने सोचा कि हमारा यूरोप इतना विकसित होने के बाद भी अनेक स्थानों पर पकी ईंटें नहीं मिल रही हैं, और पुराने जमाने में बनी हुई, कितने दिनों की बनी हुई हैं, और यहां पर पकी ईंटें मिल रही हैं, इसका क्या मतलब है। उन्होंने काम को तुरंत रोक दिया। रोकने के बाद उस समय पुरातत्व का जो विभाग था वो वही अलेक्जेंडर कनिंघम देख रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को सूचना दी गई। अलेक्जेंडर कनिंघम भागे भागे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद कनिंघम ने क्या कहा? कनिंघम ने उस स्थल को देखा। उस स्थल पर उन्होंने एक चीज कही कि यह लगभग 1000 साल पुराना, 1000 साल वर्ष पुराना क्या है, ये बौद्ध स्थल है। क्या कहा उन्होंने? यह 1000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल है। लोगों ने यह बात मान ली, ठीक है, चलता रहा। लेकिन पुनः सन 1902 में भारत में समय आता है कर्जन का, और कर्जन को पुरातत्व और प्राचीन स्मारकों का उद्धारकर्ता कहा जाता है। कर्जन का जो समय था, ये लॉर्ड डलहौजी का समय 1848 से 1856, और कर्जन का जो समय था यह 1899 से 1905 था। हुआ क्या? कर्जन को प्राचीन स्मारकों का संरक्षणकर्ता कहा जाता था। तो कर्जन जब भारत में आए तो इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की विधिवत स्थापना की, और उसका प्रथम निदेशक, डायरेक्टर नियुक्त किया इन्होंने। किसे? इन्होंने नियुक्त किया सर जॉन मार्शल को। इन्होंने सर जॉन मार्शल को इसका निदेशक नियुक्त किया 1902 में। और अब थोड़ा सा कुछ न कुछ लोगों के अंदर यह बात आने लगी थी कि कुछ तो है इस हड़प्पा स्थल पर, कुछ ना कुछ तो है। फिर समय इसके बाद आता है 1912 का। कौन सा समय आता है?
1912 का। 1912 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था J.F. फ्लीट। J.F. फ्लीट ये भी एक अनुसंधानकर्ता ही थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन स्थलों के बारे में कुछ जानकारी जुटाई और अपना एक लेख लिखा, और उस समय बंगाल में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसी में इन्होंने अपने लेख को प्रस्तुत किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सभ्यता के ऊपर लिखे गए अपने लेख को इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इस लेख के माध्यम से ये सभ्यता के ऊपर, जो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो इन्हें उजागर करना था, वे उजागर नहीं कर सके। फिर पुनः समय आता है 1921 का। इसके बाद समय आता है सन 1921 का, और सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा स्थल की खुदाई की जिम्मेदारी दी जाती है। हड़प्पा स्थल के खुदाई की जिम्मेदारी दी जाती है, और निर्देशन किसका था? निर्देशन था जॉन मार्शल का ही। निर्देशन किसका था? जॉन मार्शल का ही था। यह 1921 की बात है। जब खुदाई होने लगी तो तमाम विस्मयकारी चीजें लोगों को मिलने लगी, और जब लोगों को मिलने लगी तो पुनः जिज्ञासा और बढ़ी। तो चूंकि ये मांटगोमरी जिला था, ये सिंधु का क्षेत्र था, रावी का क्षेत्र था, माफ कीजिएगा, रावी का बायां तट था हड़प्पा, और इसके बाद सिंधु नदी के तट पर स्थित एक और बड़ा सा स्थल जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला या मुर्दों का बाग कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई भी इसी क्रम में शुरू हुई, और इसका निर्देशन जॉन मार्शल का ही था, लेकिन खुदाई का कार्य जो दिया गया वो था राखाल दास बनर्जी को दिया गया। किसे दिया गया? राखाल दास बनर्जी को। अब स्थितियां खुलकर सामने आने लगी थी। अब स्थितियां खुलकर सामने आने लगी थी। अब स्थितियां जो हैं वो खुलकर सामने आने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ? 20 सितंबर सन 1924, 20 सितंबर सन 1924 को, ये डेट याद रखें आप लोग, 20 सितंबर सन 1924 को जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, जॉन मार्शल ने क्या किया? सन 1924 में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक पत्र में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 20 सितंबर 1924 को अपना लेख प्रस्तुत किया। और जब इन्होंने अपना लेख प्रस्तुत किया तो इस लेख में जो पूरी विषय वस्तु थी वह थी हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता के बाद, ये इस लेख के प्रस्तुत होने के बाद विश्व के अनेक स्थानों पर अलग अलग तरह से भारत में इस सभ्यता के होने के ऊपर बातें कही जाने लगी। लोग भारत को अब विस्मयकारी नजरिए से देखने लगे, क्योंकि इन्होंने जो स्थल ढूंढे उन स्थलों का जब हम विवरण देखते हैं
तो वो बड़ा ही लंबा था। अब मैं एक मैप आप लोगों के सामने इसे इरेज करके एक मैप बनाऊंगा और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि तब भारत अविभाजित था और भारत पाकिस्तान सब एक ही हुआ करते थे। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का और पाकिस्तान का विभाजन होता है। एक मैप मैं आप लोगों के सामने, ये रहा भारत का मैप और ये इस तरह से। होता क्या है कि इन्होंने जिन स्थलों की खोज की उसमें चूंकि सबसे मूल तो हड़प्पा मिला 1921 में, फिर कौन सा मिला, मोहनजोदड़ो मिला 1922 में, और इसी क्रम में तमाम स्थल मिलते चले गए। और फिर क्या हुआ, जब इसका पूरा क्षेत्र विस्तार देखा गया तो इसका जो उत्तरी क्षेत्र था, सबसे उत्तरी क्षेत्र जो इसका था वो जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी के तट पर, चिनाब के तट पर था मांडा। इसका सबसे पश्चिमी स्थल सुतकंगडोर, इसका सबसे पश्चिमी स्थल सुतकंगडोर जो दास्क नदी के मुहाने पर था। मुहाना मतलब होता है जहां पर कोई नदी अपने से बड़े या किसी सागर में आकर मिलती है, उसे मुहाना कहा जाता है। तो कहां मिला ये, दास्क नदी के मुहाने पर। दक्षिण का जो सबसे दक्षिण में जो स्थल मिला उसका नाम था दायमाबाद। ध्यान दीजिएगा, दायमाबाद नौपाषाण कालिक स्थल भी है और दायमाबाद थाने जिले के पास है और यहां पर प्रवरा नदी थी, ये प्रवरा नदी के तट पर था। और इसका जो सबसे पूर्वी क्षेत्र मिला वो उत्तर प्रदेश में मेरठ जनपद में आलमगीरपुर, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर मिला और यह है यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। और जब इसका क्षेत्रफल लिया गया तो इसका क्षेत्रफल सबको चौंकाने वाला मिला, क्योंकि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई मिली 1600 किलोमीटर। और जब इसका पूरा क्षेत्रफल आया इस यहां से लेके यहां तक के पूरे इन स्थलों का, तब इसका जो क्षेत्रफल बना वह चौंकाने वाला था। इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इतने में दुनिया के तमाम देश, छोटे छोटे देश इसमें आ सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश का ही क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो 12,99,000 मतलब 13 लाख अगर घटा दें तो आधे की बराबरी करने की क्षमता रखता था। तो इस तरह से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी या हड़प्पन संस्कृति के अवशेष मिले। दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि वर्तमान में इसका टोटल क्षेत्रफल कितना था, तो यह क्षेत्रफल अब और भी बढ़ गया है और यह क्षेत्रफल अब हो गया 15,02,097 वर्ग किलोमीटर, 15,02,097 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इस तरह से खुदाइयों का क्रम शुरू हुआ, तमाम स्थल मिलते गए और इन सभी स्थलों में सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वह था हड़प्पा। मैंने आप लोगों को बताया था हड़प्पा था और इसी हड़प्पा के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा संस्कृति। ठीक, और यहां पर जो सबसे बड़े स्थल मिले, उन सबसे बड़े स्थलों में नंबर 1 पर था मोहनजोदड़ो, दूसरे पर हड़प्पा, तीसरे पर गनेरीवाल। ये तीनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। धौलावीरा हमारा गुजरात में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा जो स्थल था वो धौलावीरा था। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा
विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शेष सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो पूर्व सिंधु सभ्यता हो, चाहे अंतिम सिंधु सभ्यता की सीढ़ियां हों, जितने भी पार्ट हैं हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने पहुंचाते रहेंगे। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि यदि आप इस चैनल के माध्यम से इतिहास का अध्ययन करेंगे और आप इस अध्ययन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो शेष भाग जो है सिंधु सभ्यता का, इसके अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप सभी लोग अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर दें ताकि हम इसमें उत्तरोत्तर और सुधार कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।